हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेविटी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अब्दुल हमीद और इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2 शिफ्ट 2 का जेई मेंस वाला पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, 2 सितंबर शिफ्ट 2 जेई मेंस पेपर। ऑलराइट, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। A capacitor of 20 microfarad is first charged up to 50 volt and then disconnected from the cell। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड है, इसको चार्ज किया है अप टू 50 वोल्ट, तो इस पे चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर सी। राइट, कोई ये कैपेसिटर को कोई और कैपेसिटर सी से कनेक्ट कर रहा है। इफ कॉमन पोटेंशियल इन स्टेडी स्टेट इज 20 वोल्ट देन फाइंड द कैपेसिटेंस सी। राइट, जो वो सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, ये कैपेसिटर है, ये 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर रहे हैं 50 वोल्ट बैटरी से। राइट, तो ये 50 वोल्ट और ये 20 माइक्रोफैरड, तो इस पे चार्ज कितना आएगा स्टेडी स्टेट में, ये Q0 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा CV, तो 20 इंटू 50 ना, तो 20 इंटू 50 कितना हो गया 100। राइट, 1000 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, तो इसको जब दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड कॉमन पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर जिस पे चार्ज अब 1000 फैरड है, इसको एक C वाले कैपेसिटर पे ऐसे कनेक्ट कर देना है। राइट, तो इस पर इनिशियली चार्ज कितना था 1000 था, कुछ चार्ज अब इससे कुछ चार्ज फ्लो के इस पे आ जाएगा। राइट, प्लस Q, तो इस पे कितना हो जाएगा, जो Q0 था Q0 माइनस Q करके भी लिख सकते हैं ना, प्लस और प्लस। राइट, लेकिन कंबाइंड चार्ज कितना होगा, कंबाइंड चार्ज 1000 ही होगा। राइट, तो अब ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर ये दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 20 वोल्ट्स है। अगर ये 20 वोल्ट्स होता है तो ये C का वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे चार्ज बचा कितना, ठीक है, टोटल 1000 माइक्रोकूलम इक्वल टू, अच्छा इसका पोटेंशियल 20, इसका इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का ये 20 इंटू 20 हो जाएगा चार्ज, प्लस इस पे क्या हो जाएगा CV C इंटू 20। राइट, तो ये सब क्या है, ये माइक्रोकूलम में चार्ज है, तो जो इससे जो C का वैल्यू निकालेंगे ये पक्का किस में होगा, माइक्रोफैरड में होगा। तो यहाँ से मैं C का वैल्यू लिख सकता हूँ, ये 1000 है, 1000 माइनस 400 600 अपॉन 20, 600 अपॉन 20 ये हो गया 30 माइक्रोफैरड। राइट, तो ये C का कैपेसिटेंस अगर 30 माइक्रोफैरड है, ओनली देन ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ दिस 20 वोल्ट्स हमें मिलेगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v फ्रॉम पॉइंट O। Particle makes 20 revolutions before coming out. Find the value of L in terms of V, M and Q। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमको पता है कि ये क्या करेगा, ये ऑब्वियसली हेलिकल पाथ में ऐसे जाएगा, तो ऐसे कितने वो रोटेशंस बना रहा है, टोटल 20 रोटेशंस बना रहा है। राइट, तो ये वाला लेंथ बताना है, ये वाला लेंथ इन टर्म्स ऑफ मान के चलते हैं पिच बताना है, तो L इज इक्वल टू किससे बराबर, 20 रोटेशंस करके वो बाहर आ रहा है, यानी कि 20 टाइम्स पिच का वैल्यू, और पिच का वैल्यू क्या होता है v cos थीटा, यहाँ पे स्पीड v है, एंगल 60 डिग्री है, तो v या u cos 60 इंटू टाइम पीरियड। राइट, पिच का वैल्यू v cos थीटा इंटू 2πm/qb होता है। यहाँ पे ये L का वैल्यू 20 पिच के बराबर है। राइट, तो ये cos 60 है 1/2 और ये 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर 20 इंटू पाई UM अपॉन QB। राइट, दिस इज द राइट आंसर, 20 पाई MV अपॉन QB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन सर्क्यूट ऑफ पोटेंशियोमीटर 1.0 volt is balanced by a length of 51 centimeter from A. What is the potential gradient along the wire AB? ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो पोटेंशियोमीटर सर्क्यूट है, इसका कुछ EMF है E, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर 1 मीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा,
E अपॉन 1 मीटर होगा, वो वोल्ट पर मीटर में होगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ये E अपॉन 100 होगा, राइट। तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें से, लेकिन E का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया है कि एक एक्सटर्नल वोल्टेज, जो कि डायग्राम में दिया हुआ था, 1.0 वोल्ट है, वो इस टोटल 1 मीटर का 51 सेंटीमीटर से वो पोटेंशियल बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब बैलेंस स्टेट में हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है, 0 ना। इस पर्टिकुलर सर्क्यूट में, राइट, ये लोअर सर्क्यूट में कोई करंट होता है क्या, नहीं, राइट। इस लोअर सर्क्यूट में करंट कितना है, 0। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली वो 1.02 वोल्ट है, राइट, क्योंकि इसमें तो कोई करंट है ही नहीं ना। तो ये जो नीचे वाला सर्क्यूट होता है, इसमें कोई करंट होता ही नहीं है बैलेंस स्टेट में इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये 51 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल है, 1.02 माइनस V इक्वल टू 0, राइट। तो वो V का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 1.02 ही होगा। और वो लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये लेंथ 51 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑप्शन सारे के सारे किस में हैं, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही है। तो आंसर किससे बराबर, आंसर इज 1.02 वोल्ट अपॉन 51 सेंटीमीटर, विच इज 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, राइट। तो अपना आंसर तो हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछता कि E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल वो E के बराबर होगा 0.02 इंटू ये 100 सेंटीमीटर्स है, 0.02 इंटू 100 जो कि वो 2 वोल्ट होगा। तो ये जो EMF है, राइट, मेरा ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर सर्क्यूट का जो बैटरी का EMF होगा, इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से वो 2 वोल्ट होगा, राइट। तो मेरा आंसर था व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन दिस वायर, वो ऑब्वियसली 1.02 अपॉन 51, वो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल SHM का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन SHM इज एज शोन इन द फिगर। इफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट x इक्वल टू 0 देन, राइट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑरिजिन पे है या x इक्वल टू 0 पे है, बॉडी ऐसे कुछ स्टार्ट कर रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम का ग्राफ है तो क्लियरली दिख रहा है, राइट, बॉडी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, बॉडी प्लस a पे स्टार्ट हुआ है, राइट। तो जो मेरा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t होगा ऑब्वियसली, जहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होगा, राइट। तो बॉडी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, राइट, बॉडी प्लस a पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर ये ऐसे कह सकते हैं कि जो a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, फाई का वैल्यू पाई बाई 2 है, राइट। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन का जो फेस होता है वो पाई बाई 2 होता है, ठीक है। एनीवे, तो उसके a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 के बजाय मैंने डायरेक्टली लिख दिया a cos ओमेगा t, t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस से आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहाँ पे ये रेस्ट पे है, ओके। और ये भी हमको पता है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और वेलोसिटी का वैल्यू भी हमको पता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वो सब की जरूरत वैसे भी नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट 3 बिट्स देख लेते हैं। नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t/4, राइट। तो t/4 पे डायग्राम के हिसाब से t/4 पे कहाँ पे है, t/4 पे ऑरिजिन पे है, जो कि क्या है, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग ही है कि फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए तो 100% करेक्ट है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3t/4, 3t/4 पे फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, पता है हमको v इक्वल टू a ओमेगा के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t/4, t/4 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ऑप्शन ए में मार्क किया है कि फोर्स वहाँ पे नहीं एक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0। और ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल आर इक्वल एट t/8, राइट। तो t इक्वल टू t/8 पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है या नहीं है, वो चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। ए और बी तो पक्का करेक्ट है, डी ऑप्शन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। तो t इक्वल टू t/8 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या बराबर है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। हमको वैसे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, राइट। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट करते हैं, यहाँ से क्या है 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू a/√2 पे प्लस माइनस a/√2 पे पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर x का वैल्यू पे P और K ये दोनों बराबर है, राइट। तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वो है कि नहीं, राइट। a/√2 पे प्लस और माइनस a/√2 पे क्या ये पार्टिकल है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं, राइट। अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t था। अगर इसमें cos ओमेगा t का वैल्यू t/8 सब्स्टिट्यूट करते हैं, t कैपिटल T का वैल्यू 2π/ओमेगा है इंटू 1/8, ये क्लियरली राइट ये π/4 होगा ना। तो ये ऑब्वियसली ये x इक्वल टू a/√2 पे ही है और a/√2 पे पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर, तो ऑप्शन डी भी अपना क्या हो गया, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी एंड डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्टैंडर्ड YDSC जिसमें लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू D between the slits and which is very small compared to capital D, which is the distance of the screen from the slits, right। वो standard YDSC होता है। In a standard YDSC when lambda equal to 700 nanometer is used, the number of fringes between point O and P, right। P कोई point है on the screen, O and P के बीच में, इतना बड़ा नहीं है obviously, ये very very small length होता है, is 16, right। 16 fringes बन रहे हैं O से P तक, okay। If wavelength 400 nanometer is used instead, then the number of fringes, right। तो number of fringes between a length, right, कोई भी length, number of fringes क्या होगा, total length upon the fringe width, right। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर वो मैक्सिमा है तो जो पार्ट डिफरेंस होगा dy/d इक्वल टू n लैम्डा होगा, ठीक है। एनीवे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये y का वैल्यू है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियली वो y का वैल्यू कितना है 16 टाइम्स फ्रिंज विड्थ क्या है, लैम्डा d अपॉन d, करेक्ट। लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फ्रिंज विड्थ होता है, क्योंकि लैम्डा चेंज कर रहा है मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस में कितने फ्रिंजेस बनेंगे वही निकालना है। मैं मान के चलता हूँ कि n फ्रिंजेस बन रहे हैं, n टाइम्स लैम्डा 2d/d, क्लियरली ये दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए। तो n1 और n2 के बीच में क्या रिलेशन है, n1 दिया हुआ है 16, n2 का वैल्यू निकालना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी दिया है, राइट। क्लियरली ये दोनों बराबर, यानी कि 16 टाइम्स लैम्डा 1 वो n1 लैम्डा 1 है इक्वल टू n2 लैम्डा 2, n2 का वैल्यू निकालना है, n2 का वैल्यू क्या होगा 16 इंटू लैम्डा 1 कितना है 700 नैनोमीटर में अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है 400 नैनोमीटर। 0 0 0 0 कटा, 4 4 7 4 28 फ्रिंजेस बनेंगे। तो करेक्ट आंसर है 2, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जब वेवलेंथ कम करेंगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे, 16 से बढ़ के वो 28। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, देख के कि लैम्डा का वैल्यू 700 से 400 हुआ है डायरेक्टली, अगर ये ऑप्शंस हैं तो मैं डायरेक्टली मार्क कर सकता था 28 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन लूप इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो ये एक लूप है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बन गया है, ये जो दो करंट के हैं ये नहीं है, राइट। लूप ऐसे एक ओपन बुक की तरह है, राइट। लूप ऐसे है, ओके। तो ये वाला पार्ट में कोई करंट नहीं है ना, ये लूप का स्ट्रक्चर है ऐसे, करेक्ट, ऐसे, राइट। मेरे फिंगर का ये एज, ठीक। तो ये लूप में करंट ऐसे अगर फ्लो करता है तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है, राइट। तो एक इस प्लेन में है, एक ये एक्स और ये जेड प्लेन है, एक्जेड प्लेन में एक पार्ट है और दूसरा पार्ट किस प्लेन में है, ये वाई और ये क्या है जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में एक और लूप है, राइट। तो मतलब वो लूप का एक पार्ट एक्स जेड प्लेन में है, दूसरा पार्ट वाई जेड प्लेन में है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो इसके लिए हम लोग दो करंट्स ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एक आगे एक पीछे, तो नेट तो वहाँ पे है नहीं करंट एक्चुअली, तो 0 है, राइट। वो डायग्राम में आ गया है गलती से। तो इस पर्टिकुलर लूप का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो इसके लिए मैं कंप्लीट करने के लिए एक आगे एक पीछे करंट में मान लेता हूँ। अब एक कंप्लीट लूप ये बना, एक कंप्लीट लूप ये बना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया और वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये पर्टिकुलर वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ होगा, राइट, और ये पर्टिकुलर वेक्टर ऐसे
नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, राइट। तो एक डायरेक्शन नेगेटिव वाई में है और एक डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है, और एरिया कितना है, ये वाला पार्ट का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है, करंट आई, एरिया ए इंटू बी, ये मैग्नेटिक मोमेंट ना एम बार आई इंटू ए इंटू बी इंटू, इसका डायरेक्शन क्या है, ये माइनस जे कैप है, और दूसरा ये वाला पार्ट ऑफ द लूप, ये वाला पार्ट का एरिया भी कितना है, आई इंटू ए इंटू बी, और ये डायरेक्शन किस तरफ है, ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो √2 टाइम्स आई ए बी वेक्टर फॉर्म में आई ए बी इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप ना, और मैग्नीट्यूड आई ए बी इंटू √2, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2, राइट, ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if momentum, area and time are taken as fundamental physical quantities, then find dimensional formula of energy in terms of momentum, area and time, right। momentum को p मान लिया है, area को a मान लिया है, time को t मान लिया है, तो ये momentum, area और time अगर fundamental physical quantities है तो energy का dimensional formula या energy को उनके terms में बताओ, ठीक है। ये फिर से अगेन सिंपल क्वेश्चन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मोमेंटम p, राइट, p किससे बराबर होता है, अपना ओरिजिनल mlt के टर्म्स में लिख लेते हैं ना। p क्या होता है, मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी l बाई टाइम, m l t पर -1, राइट। एरिया क्या है, mlt के टर्म्स में एरिया क्या होगा, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, l स्क्वायर, राइट। और तीसरा टाइम है, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। तो मुझे एनर्जी को इसके फॉर्म में रखना है, ठीक है। एनर्जी को पहले इनके टर्म्स में रख लेते हैं, राइट, mlt के टर्म्स में रख लेते हैं। तो एनर्जी का वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एनर्जी को हाफ mv² करके ले सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ई का वैल्यू मास इंटू हाफ mv², v l बाई टी, एल स्क्वायर अपॉन टी पावर -2, राइट। ये एनर्जी है। मान के चलते हैं कि ये मोमेंटम पावर a है, राइट, p पावर a यानी कि m l t पावर -1 पावर a, एरिया पावर b मान लेते हैं यानी कि l स्क्वायर पावर b, और टाइम पावर c मान लेते हैं t पावर c, ठीक है। तो और ये दोनों को आप कंपेयर करके a b c के वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें खाली m एक ही जगह है, m पावर a है, यहाँ पे m पावर 1 है, तो डायरेक्टली a इक्वल टू 1। l का वैल्यू आप कंपेयर करते हैं, l पावर a और l पावर 2b, तो a प्लस 2b ये किससे बराबर, l का यहाँ पे क्या है, 2 के बराबर है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, यानी कि 2b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू 1/2, और t का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ये -2 है इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -a जो कि -1 हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू फिर क्या होगा, -1, राइट। तो एनर्जी को अगर मोमेंटम, एरिया और t के टर्म्स में रखना है तो ये p पावर a यानी कि p पावर 1, एरिया पावर b जो कि 1/2, और टाइम पावर c जो कि -1, राइट। p पावर 1, a पावर हाफ और t पावर -1, a पावर हाफ, p पावर 1 और t पावर -1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric and magnetic fields of an EM wave oscillate along directions having vectors k cap and find the unit vector along direction of propagation of the wave, ठीक है। ये k cap and या i माइनस j इसका पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये k cap के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है i माइनस j के डायरेक्शन में है, ओके। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। हमको पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, जो c, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट c या v मान लेते हैं। v किस डायरेक्शन में रहता है, e क्रॉस b, ओके। e क्रॉस b कर लेते हैं, यहाँ पे k क्रॉस i माइनस j
करेक्ट। अच्छा K क्रॉस I कितना है, J है, K क्रॉस J माइनस I है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस I कैप। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, I प्लस J के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा I प्लस J कैप, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, राइट, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि रूट 2 है। तो आंसर आई प्लस जे अपॉन रूट 2। अगेन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम EM waves, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is distributed on two concentric spheres of radius small r and capital R. Given the surface charge density of both spheres is same, find electric potential at the center। ठीक है, तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है जिनका रेडियाई एक r है, एक स्मॉल r है, एक कैपिटल R है। मान के चलते हैं कि स्मॉल r छोटा है और कैपिटल R ज़्यादा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। अगर नेट चार्ज q दिया है और ये भी दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो फिर सेंटर पे पोटेंशियल कितना है। तो ये मान के चलते हैं कि एक रेडियस स्मॉल r का है, एक रेडियस कैपिटल R का है, इस पे चार्ज स्मॉल q है, इस पे चार्ज Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू बताना है, राइट। और टोटल कितना है, कैपिटल Q। ये पता है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो चार्ज किससे प्रोपोर्शनल होगा, एरिया से प्रोपोर्शनल। तो ये बताओ Q1 अपॉन इसको Q2 मान लेते हैं, Q1 अपॉन Q2 किससे बराबर होगा, उसका एरिया जो कि 4πr² है, स्मॉल r स्क्वायर, और ये कैपिटल R स्क्वायर है, राइट। तो ये वाला चार्ज को मैं स्मॉल Q2 मान लिया हूँ। तो उन चार्जेस का रेशियो कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा ये भी पता है कि नेट चार्ज कितना है, कैपिटल Q को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों पे, राइट। तो यहाँ से मैं Q1 और Q2 का वैल्यू लिख सकता हूँ डायरेक्टली। Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रेशियो। तो R स्क्वायर पार्ट्स ऑफ टोटल स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q। और सिमिलरली ये Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q, राइट। तो ये Q1 और Q2 का वैल्यूज निकल गए हैं। अब पूछा क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, राइट। ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। ज़रा बताना आंसर क्या होगा, KQ1 अपॉन स्मॉल r प्लस KQ2 अपॉन कैपिटल R, राइट। पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फीयर KQ बाई R होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल KQ1 अपॉन स्मॉल r, और इसके वजह से पोटेंशियल KQ2 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो आप Q1 Q2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, Q1 का वैल्यू पता है, यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या आएगा, Q1 का वैल्यू R स्क्वायर इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो एक R कट जाएगा, एक और R बचेगा, अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म अगर Q2 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, राइट। सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल K कैपिटल Q इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 2, राइट। यहाँ पे स्क्वायर है तो KQ R प्लस R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a capillary tube of radius 0.15 millimeter is dipped in a liquid of density rho equal to this much. If surface tension of liquid is 1/20 Newton per meter, then find the height of the capillary rise of the liquid in the tube. Given angle of contact between liquid and capillary tube is 60 degrees। ठीक है, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमको पता है H का वैल्यू कितना है, 2t cos थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अपॉन रो जी रेडियस ऑफ द ट्यूब, राइट। 2t cos थीटा अपॉन रो जी रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है। तो यही H का वैल्यू पूछा है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है, 1/20, cos थीटा का वैल्यू 1/2 cos 60, अपॉन रो का वैल्यू दिया हुआ है 667, सब कुछ SI में है। रो G का वैल्यू दिया हुआ है 10, और रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है, रेडियस कितना था, given that the angle of contact between this and capillary tube is 60 degrees, radius 0.15 मिलीमीटर। तो इसको यहाँ पे बस 0.15
इंटू 10 पावर -3 लेना पड़ेगा, राइट। अब सारे SI में है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस निकालना है। अप्रॉक्सीमेटली ये 0.05 आएगा, जो कि SI यूनिट में मीटर हो जाएगा। तो आंसर इज 0.05 मीटर, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In hydrogen atom, electron gets de-excited from n+1th state to nth state. Then the frequency of emitted photon is directly proportional to. In a hydrogen atom या in a hydrogen-like atom, हम तो ये तो जानते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला 1/λ किससे प्रोपोर्शनल होता है, या 1/λ किससे इक्वल होता है, z² इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी से वो हटा देता हूँ, इंटू 1/, ये हो जाएगा n² - 1/n+1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जो एनर्जी है वो किससे बराबर होता है, h म्यू, जो कि hc/λ, यहाँ से देख सकते हैं hc/λ, 1/λ किससे प्रोपोर्शनल है, या म्यू किससे प्रोपोर्शनल है, c/λ होता है, जो कि किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये चीज़। यहाँ पे ये n² और n+1, ये एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, n+1 का होल स्क्वायर इंटू n², ऊपर आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², राइट। कोई भी n के लिए जो फ्रीक्वेंसी म्यू है वो इससे प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिलीज्ड फोटोन इससे प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन में कुछ और दिया है, अगर n मच ग्रेटर देन 1, यानी कि n एक लार्ज इंटीजर वैल्यू है, तो फिर ये किससे प्रोपोर्शनल होगा। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्या करेंगे, n+1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, n² + 2n + 1, n² कट जाएगा, 2n + 1 अपॉन, अभी भी मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया, n² अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फॉर n मच ग्रेटर देन 1, तो ये 1 को नेगलेक्ट कर देंगे और ये वाला 1 को भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो वो प्रोपोर्शनल टू 2n अपॉन n² और ये भी n² हो जाएगा, n⁴। तो क्लियरली खाली n का प्रोपोर्शनलिटी अगर देखते हैं, देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n³, राइट। 1 अपॉन n³ इज द right answer, right। Next question, a closed box containing ideal gas if temperature of the gas is increased, which among the following is correct, ठीक है। तो ABCD 3 ऑप्शन हैं, उसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है ये हमको देखना है। तो क्लोज्ड बॉक्स यानी कि क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखना क्या है, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम देखना है, ठीक है। अगर मीन फ्री पाथ का अगर फॉर्मूला याद है, अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1/√2 n अपॉन V इंटू πd² होता है, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये v क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये प्रोपोर्शनलिटी देखना है, राइट। तो ये इसमें से कुछ चीज़ चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे, और अगर वो बॉक्स क्लोज्ड है तो n तो चेंज नहीं होगा, n तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉक्स क्या है, वो क्लोज्ड बॉक्स है, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो लैम्डा, ये जो मीन फ्री पाथ है, ये पक्का कांस्टेंट होगा, ठीक है। लैम्डा तो कांस्टेंट, राइट। तो मीन फ्री पाथ जो है ये रिमेन्स सेम, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिलैक्सेशन टाइम या टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑन एन एवरेज, वो कितना होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो मीन फ्री पाथ है अपॉन स्पीड होता है, राइट, लैम्डा अपॉन v, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, राइट। कैपिटल V वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है या स्पीड है, लैम्डा अपॉन v। अच्छा, अब ये v किससे प्रोपोर्शनल होता है, गैस का स्पीड किससे प्रोपोर्शनल होता है, √T से प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम जो है वो फिर किससे प्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा तो कांस्टेंट है और v क्या है, v प्रोपोर्शनल टू √T है, तो ये 1/√T से प्रोपोर्शनल हो गया इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में। और अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फिर ये टाइम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, घटेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट,
given R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4 equal to 2 ohm, when steady state is reached, find the voltage across the capacitor C, राइट। तो ये सारे R1, R2, R3, R4 ये सारे के सारे 2 ओम रेजिस्टर्स हैं। तो जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है, यानी कि जब कोई चार्ज कैपेसिटर के थ्रू नहीं फ्लो करता है, तो उस केस में निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, हमको पता है कि स्टेडी स्टेट में करंट कैसे जाने वाला है। स्टेडी स्टेट में करंट ऐसे जाएगा, आई, इसमें कुछ स्प्लिट हुआ, इसमें कुछ स्प्लिट हुआ, राइट, इसको स्मॉल आई मान लेते हैं। तो ये कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई होगा ऑब्वियसली। ये वाला क्या होगा, ये आई ही होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, इसमें ज़ीरो करंट जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा। तो ये स्मॉल आई जो है ऐसे फ्लो करेगा, ये आई माइनस स्मॉल आई ऐसे फ्लो करेगा, और ये दोनों ज्वाइन करके वापस ऐसे आ जाएंगे, राइट, टोटल करंट आई वापस आ जाएगा। अच्छा, इसमें R1 और R2 क्या है, फिर इन स्टेडी स्टेट R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, सेम करंट जा रहा है। तो 2 और 2 जोड़ के 4 और ये 2 से पैरेलल, राइट, 4 × 2 अपॉन 4 + 2 6, यानी कि ये 8/6 यानी कि 4/3 ओम हो जाएगा। इससे क्या है, इससे एक ये 2 ओम वाला सीरीज में है, राइट। मैं ये करंट आई निकाल रहा हूँ ना, ये +2 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 6 + 4 10/3 रेजिस्टेंस है। तो ये कैपिटल आई किससे बराबर होगा, कैपिटल आई का वैल्यू क्या होगा, V/R, यानी कि 10/10/3, ये हो गया 3 एम्पियर, राइट। तो अब ये 3 एम्पियर कैसे स्प्लिट होता है ये देख लेते हैं। हमने अभी देखा है, राइट। इसका एक्चुअली अगर इफेक्टिव सर्क्यूट अगर बना लेते हैं तो ऐसे है, ये R1 और स्मॉल r, राइट, ये जोड़ के ये 4 हमने लिया था, और नीचे एक ये 2 ओम का है, ये वाला पार्ट R3 2 ओम है, और इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, ये मेरा सर्क्यूट है। ठीक है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, मतलब ये 4 कैसे आया, ये R1 और R2 को जोड़ के वो 4 आया है, करेक्ट। तो और ये 2 ओम है, तो करंट कितना है इसमें, 3 है। ये 3 कैसे स्प्लिट होगा, 1:2 रेशो। 1:2 रेशो मतलब ये कितना होगा, 1 एम्पियर, ये कितना होगा, 2 एम्पियर। 3 को 1:2 रेशो में स्प्लिट करना है, 1 और 2 ही होगा। तो ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, वापस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 3 एम्पियर आएगा। अब अच्छे से देखना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ठीक है। और ये करंट कितना है, स्मॉल आई का वैल्यू, कैपिटल आई का वैल्यू कितना है, 3, और स्मॉल आई का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। ज़रा बताना फिर पॉइंट C और पॉइंट D मान लेते हैं, इसमें तो करंट है नहीं, तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस कैपेसिटर ही ड्रॉप हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ज़रा बताना, 1 × 2 जो कि 2 वोल्ट है, प्लस इसमें कितना करंट है, इसमें तो 3 एम्पियर करंट है, 3 × 2, राइट। तो 6 + 2 यानी कि 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 6, तो टोटल 2 + 6 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 disks having angular momentum I1 and I2 respectively and angular velocities ω1 and ω2 respectively are placed coaxially. Find total kinetic energy when they rotate with same angular velocity और व्हेन स्लिपिंग स्टॉप्स, ठीक है। तो ये भी फिर से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दो डिस्क्स हैं, दोनों एक्चुअली डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ω1 और ω2 का सेंस सेम है। जब दोनों ऐसे रोटेट करें, एक के ऊपर दूसरा रख देंगे, तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, और एनर्जी का तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑल दैट। तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ω1 प्लस I2 ω2 प्लस कब करेंगे, जब दोनों ω1 और ω2 का सेंस सेम है, राइट। तो डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, I1 ω1 प्लस I2 ω2 इक्वल टू I इफेक्टिव, यानी कि वो I1 प्लस I2 होगा इंटू ω फाइनल, राइट। तो यहाँ से ω फाइनल का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। I1 कितना है, I1 0.1 है, ω1 कितना है, ω1 10 है, I2 कितना है, I2 का वैल्यू 0.2 है, और ω2 5 है,
इक्वल टू I1 प्लस I2 जो कि 0.3 इंटू ओमेगा फाइनल हो जाएगा। तो ओमेगा फाइनल किससे बराबर होगा? ये 0.1 प्लस 0.1 0.2 अपॉन 3, राइट। तो ये 1 होगा, सॉरी 1 प्लस 1 2 अपॉन 0.3, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3, राइट। तो ये फाइनल एंगुलर स्पीड है जो कि 20 अपॉन 3 है, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ये टोटल जो भी 0.3 एंगुलर मोमेंटम का जो एक सिंगल बॉडी की तरह वो बनेगा, एक डिस्क की तरह बनेगा, हाफ आई का वैल्यू 0.3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना है? ये 1 प्लस 1 2 था, 2 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन 0.3 यानी कि 20 अपॉन 3, 20/3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आएगा? ऊपर जो है 0.3, एक 0.3 और ये 3 कटेगा, हाफ इंटू, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3/10 इंटू ये हो गया 20 स्क्वायर जो कि 400 अपॉन 3 स्क्वायर जो कि 9, 3 इंटू 3 रख लेते हैं। तो एक 3 कट गया, एक 10 कट गया, 220, तो ये हो गया 20 अपॉन 3 जूल, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का कितना है? 20 अपॉन 3 जूल। दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg पर मीटर स्क्वायर और रेडियन पर सेकेंड में दिए हैं, सारे SI में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle having positive charge q and mass m is projected horizontally from point O, ये डायग्राम है, पॉइंट O से ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है ना, यानी कि इनिशियली स्पीड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इनिशियली बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? वाई में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को उसने पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ये वाई है, राइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बॉडी का पाथ कैसे होगा? यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो मार्क करना है। ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो बॉडी कैसे मूव करेगा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो ही पाथ्स पॉसिबल है, एक तो स्ट्रेट लाइन, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो वो स्ट्रेट लाइन करेगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कुछ एंगल अगर बनाता है देन दैट पाथ विल बी पैराबोलिक। यहाँ पे देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, राइट, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, राइट। तो पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पे है और इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियली वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा या स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये देख लेते हैं। फोर्सेस इस पे क्या क्या लग रहे हैं? एक फोर्स QE इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा? ये वाला ऐसे कोई एंगल पे रहेगा। और इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पार्टिकल क्या करेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से ऐसे थोड़ा सा कुछ मुड़ेगा, राइट, वाई डायरेक्शन में भी ट्रैवल करने लगेगा। ये पाथ ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में मुड़ रहा है, राइट। तो डाउनवर्ड को डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन, राइट, जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में आपके, उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रखा है, राइट, वो क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो इनिशियली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है और हल्का सा किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? वाई डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑरिजिन से स्टार्ट करना है, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना है और वाई डायरेक्शन में मुड़ना है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्या ये पैराबोलिक होगा? ये 100% पैराबोलिक होगा, ओके, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कुछ एंगल थीटा पे है, तो ये बिल्कुल एक प्रोजेक्टाइल की तरह ही वो पाथ बनेगा, राइट। तो पैराबोलिक पाथ ही बनेगा, डिफरेंट सेंस ऑफ पैराबोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेम हाइट h from the surface and depth h from the surface are same. Acceleration due to gravity is same at height h and surface from the surface and at depth h from the surface, right? मतलब surface से height h पे और depth h पे acceleration due to gravity same है, तो क्या करेंगे? Acceleration due to gravity at a depth क्या है? At depth h क्या है? g into 1 minus h by r. At height h क्या है? g into 1 plus 1 minus 2h by r लगा के करेंगे तो बिल्कुल
बिल्कुल 100% गलत है। क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं क्या? g इंटू 1 माइनस एच बाई आर और g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर फॉर सेम एच, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने बोला है, ये फॉर्मूला ओनली फॉर स्मॉल हाइट के लिए वैलिड होता है। व्हेन गोइंग एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, जो g इफेक्टिव इक्वल टू g स्मॉल g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर लिखते हैं, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स। कहीं मेंशन्ड है स्मॉल हाइट्स? नहीं। और ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शन सारे के सारे रेडियस से कंपेरेबल है, तो वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, वैसे भी वो नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये h का वैल्यू ये r से कंपेरेबल ही है, राइट। तो अगर h का वैल्यू r से कंपेरेबल है तो अबव h हाइट पे जो g इफेक्टिव होगा वो क्या होगा? फ्रॉम द सरफेस h हाइट पे g क्या हो जाएगा? gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होगा, ओके। और डेप्थ पे क्या होता है? gm अपॉन आर क्यूब इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, जो कि स्मॉल r माइनस h हो जाएगा। अगर सरफेस से h डेप्थ पे है तो सेंटर से कितने पे है? r माइनस h पे, ठीक है। यहाँ से ये gm और gm कटेगा, r क्यूब इज इक्वल टू r माइनस h इंटू r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये r क्यूब इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू आर क्यूब माइनस h इंटू आर स्क्वायर, r इंटू आर क्यूब माइनस h इंटू आर स्क्वायर कर दिया, r इंटू ये 2r, राइट। तो प्लस 2r स्क्वायर माइनस h इंटू 2r माइनस 2hr, फिर r इंटू एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब, राइट। तो ये इक्वेशन बन रहा है, ओके। r क्यूब इक्वल टू r इंटू आर, ये r क्यूब जो कि कट जाएगा, माइनस एच आर स्क्वायर प्लस 2r, ये 2rh है, राइट, माय बैड। तो प्लस 2r स्क्वायर इंटू एच, 2r स्क्वायर इंटू एच होगा, और फिर माइनस 2rh स्क्वायर होगा, माइनस 2rh स्क्वायर, और फिर r इंटू एच स्क्वायर, r इंटू एच स्क्वायर, माइनस h इंटू एच स्क्वायर, माइनस h क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये r क्यूब और r क्यूब कटेगा, माइनस h इंटू आर स्क्वायर प्लस 2h इंटू आर स्क्वायर, ये और ये 2 कटेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये 2 कटेगा। इक्वेशन क्या बन रहा है? ये h क्यूब को इस तरफ कर लेते हैं, h क्यूब, और ये माइनस एच स्क्वायर आर, तो माइनस एच स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा टर्म ये है प्लस आर स्क्वायर इंटू एच, उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से एक h कॉमन लेके उसको हटा देते हैं, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू आ जाएगा, h का वैल्यू माइनस b यानी कि r प्लस और माइनस प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, ये b स्क्वायर जो कि r स्क्वायर, माइनस ऑफ ये माइनस है, सॉरी, माइनस 4ac जो कि प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियरली ये दिख रहा है, r स्क्वायर बाहर आएगा तो r रूट 5 प्लस 1/2 इंटू आर, रूट 5 प्लस 1/2 इंटू आर, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर, रूट 5 प्लस 1 इंटू होल इंटू आर अपॉन 2। ओके, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। Next question, efficiency of a cyclic process. Efficiency of a cyclic process is 50%. If heat Q1 is given, Q2 is given, Q3 is given, diagram है, then Q4 is unknown, then find value of Q4. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हीट इन है वो Q1 इन है और Q2 इन है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। Q1 का वैल्यू 1915, Q2 का वैल्यू, एक्चुअली ये तो हीट आउट है, Q2 का वैल्यू ये -40 होना चाहिए। Q3 का वैल्यू, Q3 अगेन हीट इन है तो ये 125 ही होगा, और Q4 का वैल्यू पता नहीं क्या है, राइट। ऑब्वियसली ये Q4 का वैल्यू जो भी हो ये मुझे निकालना है, ठीक है। Q4 ऑब्वियसली आउट है, ये पक्का, ये नेगेटिव वैल्यू है,
ओके Q4 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो पक्का नेगेटिव वैल्यू ही होगा, ऐसे देख सकते हैं। तो ये पक्का गलत है, ये 3 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो गिवन डेटा स्टूडेंट्स से मिला है उसके हिसाब से हम लोगों ने बनाया है ये क्वेश्चन, राइट। डायग्राम मिला भी नहीं था, होपफुली यही डायग्राम है, वरना तो फिर ये दिया होगा कि हीट इन इतना है, हीट आउट इतना है। Q4 वो हीट आउट का ही एक पार्ट हम लोग मान के चल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस का हम लोगों ने ये डायग्राम मान लिया है, ठीक है। अब Q4 का वैल्यू मुझे निकालना है। एफिशिएंसी दिया है कि 50%, राइट। एफिशिएंसी 50% यानी कि 5। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट हीट अपॉन पॉजिटिव हीट ना। नेट हीट क्या होगा? 1915 प्लस 125 माइनस 40 और ये Q4, राइट। ये Q4 एक नेगेटिव वैल्यू, ये आएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपॉन जो पॉजिटिव हीट है वो क्या है? 1915 प्लस 125, करेक्ट। तो ये 0.5 के बराबर। 1915 प्लस 125 कितना होगा? 2040 होगा। 2040 माइनस 40 क्या हो जाएगा? वो 2000 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 2040 1020 इक्वल टू ये हो गया 2000 प्लस Q4। तो यहाँ से Q4 का वैल्यू माइनस 1000 माइनस 1000 फिर 1000 माइनस 20, ये हो गया माइनस 980 जूल, राइट। Q4 का वैल्यू माइनस 980 जूल है, गिवन कि ये Q4 नेगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि वो हीट आउट है, हीट इन नहीं, राइट। हीट इन Q1 एंड Q3 है, हीट आउट Q2 अपॉन Q4 है। एफिशिएंसी का क्या डेफिनेशन है? Q नेट जो कि वर्क डन होता है एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अपॉन टोटल हीट बीइंग प्रोवाइडेड जो कि Q इन है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन अ पर्टिकुलर लॉजिक गेट, राइट। ये लॉजिक गेट, ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है लॉजिक गेट्स का। ए बी ना, ए एंड बी इनपुट्स हैं, ए एंड बी के वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, देन द आउटपुट x, राइट। यहाँ पे ये x है, ये आउटपुट x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक नैंड गेट है, ये नॉर गेट है, ये एंड गेट है, एक और नॉर गेट है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर लेंगे? ये a है, ये b है, यहाँ पे जो भी आउटपुट आता है इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं, और इस गेट के लिए c और e दोनों इनपुट्स हैं, वो x आएगा, ठीक है। तो एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। ये a हो गया, ये b हो गया। a का वैल्यू 0 और 0, फिर 0 और 1, फिर 1 0, फिर 1 1, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या पूछा है? c, राइट। c किससे बराबर है? c का वैल्यू एक्चुअली क्या है? c है क्या? a एंड b का नैंड, राइट। a एंड b ना, नैंड a b, फिर देन दैट इज इनपुट a एंड b है और वो नैंड गेट है। तो c किससे बराबर? ए बी बार, राइट। तो पहले सी के सारे वो इनपुट्स निकाल लेते हैं, राइट। ए इंटू बी ना, ए इंटू बी का बार, राइट, वो नैंड है। तो 0 0, ठीक है। 0 इंटू 0 0 0 0 0 का ये 1 हो जाएगा। ये 0 इंटू 0 फिर से 0, उसका नॉट, ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0, उसका नॉट, फिर से ये 1 हो जाएगा। फिर ये 1 इंटू 1 1, 1 का नॉट 0, ठीक है। ये हो गया यहाँ का, राइट। ये सी का ये टेबल है, ठीक है। फिर देखते हैं डी ना, डी क्या है? ये डी जो है, ये डी किससे बराबर है? यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, इसके नीचे लिखता हूँ डी क्या है? नॉर गेट है, राइट। तो ये नॉर क्या है? फिर ए और बी इनपुट है, तो ए प्लस बी बार, करेक्ट। तो इसके देख लेते हैं कि फिर आउटपुट क्या है। 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1 ना, फिर 0 1 1, 1 का बार 0, 1 0 1, 1 का बार 0, 1 और 1 1, राइट। ए प्लस बी 1, 1 का बार 0, राइट। ये हो गया ये डी आउटपुट, ठीक है। अब ये ई देख लेते हैं। ई के लिए इनपुट क्या है? ई के लिए इनपुट और आउटपुट क्या है? ई यहाँ पे क्या कर रहा है? सी और डी का एंड कर रहा है, राइट। सी एंड डी, तो सी डी के बराबर, ठीक है। सी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, सी इंटू डी तो कर ही सकते हैं, राइट। सी डी किससे बराबर? इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी डी किससे बराबर? ये रहा सी, ये रहा डी, सी डी, राइट। सी डी करना है बस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, राइट। 0 0 0, ठीक है। अब फाइनल गेट के लिए इनपुट क्या है?
C इनपुट एक है और E एक इनपुट है और ये फिर से क्या है, ये नॉर है। तो मेरा फाइनल आंसर जो X है वो X किससे बराबर, C एक इनपुट है इसके लिए, E एक इनपुट है, C प्लस E बार, राइट, C प्लस E बार ना। तो फाइनली यहाँ पे देख लेते हैं, C को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये है एक इनपुट C और ये है एक इनपुट उस गेट के लिए E, C प्लस E बार निकालना है। तो देख लेते हैं क्या है, C 1 प्लस 1, 1 का बार 0, 1 और 0, 1 का बार 0, 1 एंड 1, 1 प्लस 1 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 का फिर से बार 0, 0 प्लस 0 उसका बार 1, राइट। करेक्ट आंसर फिर क्या है, फर्स्ट आउटपुट 0 है, सेकंड 0 है, थर्ड 0 है, फोर्थ 1 है, 0, 0, 0, 1। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉजिक गेट्स है। अगर क्योंकि खाली नैंड और नॉर है, राइट, नैंड नॉर और एंड है, नैंड नॉर और नॉट के हमको पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं होपफुली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इम्पीडेंस Z of an LR circuit is 100 ohm and phase difference between source voltage and source current is 45. If frequency of source is 1000, find inductance omega by 2 pi ना, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई का वैल्यू 1000 है, तो ऑब्वियसली ओमेगा 2000 पाई। और ये एक LR सर्क्यूट है, इंडक्टिव सर्क्यूट है ना, 100 ओम इसका Z है, ये R, ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये XL, राइट। Z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Z का वैल्यू 100 ओम। क्लियरली तो R और XL का वैल्यू दोनों पता है। R का वैल्यू क्योंकि 45 डिग्री है, R और XL दोनों किससे बराबर, 50√2 के बराबर। 50√2 इंटू √2 वो 100 आएगा ऑब्वियसली, राइट। ओम R एंड XL ये 50√2। अब XL का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा L होता है, तो ओमेगा इंटू L ये किससे बराबर, 50√2। निकालना क्या है, L का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देखना ज़रा, मिली हेनरी में है, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या होगा, 50√2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2000 पाई, ये हेनरी में आएगा, मिली हेनरी में तो इंटू 1000 कर लेते हैं, ये हो जाएगा मिली हेनरी, राइट। तो ये 0 0 0 0 0 0 कट गया। 50/2 कितना, 25, तो 25√2 अपॉन, ये पाई को नहीं भूलने का है, m मिली h, राइट। 25√2 अपॉन पाई, 25√2 upon pi. Option 3 is the correct answer. Right, moving on, next question. Given that a rod when heated from 0 to 10 degrees, its length is changed by 0.2%, by what percent does it density change? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक्सपेंशन, राइट, लीनियर एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट, एरियल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट अल्फा है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 अल्फा होगा, ये मुझे पता है। तो अगर कोई भी लेंथ या ब्रेथ या विड्थ, कोई भी ऐसा डायमेंशन अगर 0.02 से अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम भाई कितने से चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना होगा, ऑब्वियसली 0.06% होगा। अच्छा, अब ये लार्ज वैल्यू है या वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, ऑब्वियसली वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे वो एरर वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। डेंसिटी किससे बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, ये किससे बराबर, डेल्टा वी, मास तो कॉन्स्टेंट है ही रॉड का, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 किससे बराबर, 0.06% है, इसीलिए ये मैं लगा सकता हूँ। तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 किससे बराबर होगा, ये भी 0.06% ही होगा। तो करेक्ट आंसर 0.06, ऑब्वियसली ये परसेंट, राइट। अच्छा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा,
0.06% इंक्रीमेंट, 0.06% डिक्रीमेंट अगर ऐसे दिया होना चाहिए, राइट, ऐसे दिया होना चाहिए एक्चुअली ऑप्शंस, राइट। तो ये डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी विल डिक्रीज, राइट। 0.06% से यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होता है, वॉल्यूम 0.06% से इंक्रीज हुआ, जो लेंथ था वो 0.02% से इंक्रीज हुआ था, राइट। और एरर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लगाया है क्योंकि 0.02% इज उस वैल्यू के लिए एरर वाला अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर ऑफ साइड a/2 इज रिमूव्ड from a disk having radius a, find position of center of mass of the remaining portion। again very basic question, एक डिस्क है, उसमें से एक छोटा सा स्क्वायर का मास, राइट, जिसका एरिया a/2 इंटू a/2 होगा, उतना पार्ट हटा दिया है, राइट। तो पूछा है रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना है। तो रिमेनिंग पार्ट का भाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? टोटल मास, और इसको इतना मास को हम लोग नेगेटिव मान लेंगे, राइट। अच्छा, ये टोटल मास किससे बराबर? मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लेते हैं, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर। अच्छा, ये छोटा वाला मास m2 किससे प्रोपोर्शनल होगा? सिग्मा इंटू, लेकिन m2 के लिए माइनस ले लेंगे क्योंकि वो हटा दिया है, राइट। कंप्लीट ले लिया फिर इतना नेगेटिव ना, m2 किससे बराबर? माइनस सिग्मा इंटू a/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और पूरा सर्कल जो है वो कहाँ पे है? वो तो ऑरिजिन पे ही है। और ये जो नेगेटिव मास है, इतना का नेगेटिव मास इसलिए लिया है क्योंकि इसको हटा दिया है, तो ये है नहीं, तो मैंने पूरा अज्यूम किया है, फिर इतना क्या करना पड़ेगा? इतना नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसका एरिया पता है, डेंसिटी मतलब एरियल डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया इंटू उसका एरिया जो भी है, राइट। ये एरिया कितना है? a/2 का होल स्क्वायर, इतना मैंने नेगेटिव ले लिया ताकि वहाँ पे नेट 0 हो जाए, ठीक। तो अब क्या करेंगे? XCM क्या होगा? ये टोटल का पोजिशन क्या है? 0, ये माइनस सिग्मा इंटू a/2 का होल स्क्वायर, इसका पोजीशन क्या है? सेंटर से दे रखा है कि ये सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट a/2 है, राइट, वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इंटू a/2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 क्या है? सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर, m2 क्या है? माइनस सिग्मा इंटू a/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्लियरली a स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, सिग्मा वाला टर्म कट जाएगा। कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है विदाउट सिग्मा, डायरेक्टली एरिया को ही ले लो फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, तो सिग्मा वाला टर्म भी कट जाएगा। बचेगा क्या? ऊपर क्या बचा है? माइनस a/2 और ये 4 माइनस a/8, और यहाँ पे क्या बचा है? पाई माइनस ये 1/4, करेक्ट। 8 को नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a अपॉन पाई इंटू 8 पाई माइनस ये हो जाएगा 2, राइट। तो माइनस a अपॉन 8 पाई माइनस 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Young's modulus of a string, right, y of a string of length 1 meter and density this much is 9 into 10 power 9. Find minimum resonant frequency produced in a string if strain in the string is this much. मतलब कुछ मास, assumption ये है कि कुछ मास कनेक्ट किया है जिसके वजह से इतना स्ट्रेन आया है या खींचा है, दोनों तरफ से फिक्स्ड एंड से खींचा है तो इतना स्ट्रेन आया है। अब ये स्ट्रिंग का वो मटेरियल जो भी है उसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, उसका एक्चुअल लेंथ दे रखा है, उस लेंथ में एक बहुत छोटा सा चेंज होगा जिसके वजह से ये स्ट्रेन है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 4 और डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर भी दे रखा है, राइट। और निकालना क्या है? फाइंड द मिनिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफ नॉट का वैल्यू क्या होता है? v अपॉन 2l या अंडर रूट t बाई म्यू अपॉन 2l, अंडर रूट t बाई म्यू अपॉन 2 इंटू l, राइट। अब जो भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसके मल्टीपल्स होंगे, राइट। 1 इंटू दिस वो एफ नॉट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, 4 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि y कितना है ये दे रखा है, लेंथ दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और डेल्टा l बाई एल या स्ट्रेन दे रखा है, ठीक है। y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन,
स्ट्रेस किससे बराबर होता है, टेंशन अपॉन एरिया, एरिया को ये मान लेते हैं अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का वैल्यू ये 4.9 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन किससे बराबर, y का वैल्यू भी दे रखा है, y का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू एरिया नहीं दिया है, राइट, एरिया इंटू ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटू ये 4.9 इंटू 10 पावर -4, राइट, ये हो गया टेंशन का वैल्यू। अब v का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट t का वैल्यू ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू एरिया इंटू 4.9 इंटू 10 पावर -4 अपॉन म्यू होल अपॉन 2 इंटू एल का वैल्यू 1 मीटर। अच्छा, अब ये म्यू कैसे निकालेंगे ये बताओ, डेंसिटी दे रखा है, म्यू नहीं दिया है, म्यू किससे बराबर होता है, म्यू डेंसिटी इंटू एरिया होता है, तो ये डेंसिटी इंटू एरिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेंसिटी दे रखा है 900, तो 900 अपॉन एरिया ए, राइट, तो जो एरिया ए हमने अज्यूम किया है वो वाला पार्ट कट जाएगा, तो आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू, यह है वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू वी अपॉन 2l, तो ये वाला वैल्यू यहाँ से कितना होगा, ये 0 0 कटेगा, ये 4.9 है, ये 10 पावर 9 है, 9 9 कट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -4, 10 पावर -6, 10 पावर -6 और 10 पावर 9, राइट, 10 पावर 3 ये 49, 10 तो 49 बाहर आएगा 7, फिर बचा 10 स्क्वायर बाहर आएगा तो 10 अपॉन नीचे बचा 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया फिर 70 अपॉन 2 35 हर्ट्ज, करेक्ट। अगेन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस टेंशन अपॉन एरिया में ए को ए ही मान लेंगे और वो म्यू का वैल्यू डेंसिटी इनटू एरिया जब रखेंगे तो वो एरिया कट के मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 placed in air as shown in the figure. At the second surface the ray gets partially reflected and refracted. यहाँ पे इस surface पे refraction भी हो रहा है, कुछ part reflect भी कर रहा है, ये assumption है। Find the angle theta in degree between emergent ray and the reflected ray at the second surface. यानी कि ये वाला एंगल थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी देखा होगा आप लोग। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। 1 sin 60 जो कि √3/2 है इक्वल टू म्यू √3 sin r, राइट। sin 60 √3/2, √3 कटेगा, sin r का वैल्यू 1/2 यानी कि r का वैल्यू 30 डिग्री, राइट। तो ये वाला एंगल कितना, ये 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 होगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी r है, ये भी r है, तो 30, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना हुआ 30, तो 60 और 30 है तो पक्का 60 और ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये वाला एंगल 100% फिर 60 डिग्री से होगा, चाहे तो स्नेल्स लॉ 50 फिर से लगा सकते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन 30 और 60 का है, तो यहाँ पे भी 30 और 60 का ही कॉम्बिनेशन होगा। अब निकालना क्या है, ये वाला एंगल थीटा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट, ये 30 डिग्रीज है, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑब्वियसली 30 डिग्रीज होगा। ये एंगल भी क्या है, ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल ये भी 30 डिग्री ही है। अब देखना ये नॉर्मल है, राइट, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है। थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्लियरली दिख जा रहा है, थीटा का वैल्यू 180 माइनस 60 माइनस 30, राइट। तो आंसर क्या है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, दिस इज द आंसर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी के टाइम पे वी हैव 23 क्वेश्चंस, राइट, बेस्ड ऑन डेटा गिवन बाय द स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने बनाया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज 23 क्वेश्चंस, अगेन एनालिसिस ये है कि फिजिक्स का पेपर वाज मे बी स्लाइटली लेंदी बट इट वाज इजी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सारी चीज़ें हमको पता है देन ऑफ दीज 23 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। होपफुली यू हैव डन वेल एंड फॉर अदर्स, राइट, जो जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। सी यू नेक्स्ट वीडियो।